हेलो स्टूडेंट्स, लर्न 24 अकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, हम आर ओ ई ओ का जो सिलेबस है वो देख रहे हैं। आर ओ का मतलब है राजस्व अधिकारी, ई ओ का मतलब है अधिशासी अधिकारी। ठीक है, तो इसका जो पार्ट सेकंड है हम सबसे पहले वो कंप्लीट कर रहे हैं, जो 40 मार्क्स का आपसे पूछा जाएगा, जिसके अंदर राजस्थान नगर पालिका अधिनियम एवं नियम है ना, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये कौन सी ईयर के हैं? 2009 के हैं। तो ये बहुत अच्छे से याद करना है। अब देखिए, हमने क्या है, जो आपका राजस्थान नगर पालिका अधिनियम एंड नियम है, इसका चैप्टर 1 बना के ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर दिया है। आप हमारे जो लर्न 24 अकेडमी है इसकी प्लेलिस्ट में जाएंगे आर ओ यू की, तो वहाँ पे आपको ये लेक्चर्स मिल जाएंगे। चैप्टर 1 का पार्ट 1 और पार्ट सेकंड चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है, जिसने नहीं देखा वो इसको देख लीजिए। फिर इसके बाद हमने स्टार्ट किया चैप्टर 2, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका पार्ट 1 चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है, पहले उसको देख लीजिए। और आज हम इसका करने जा रहे हैं पार्ट सेकंड, ठीक है। तो जिसने भी ये लेक्चर्स नहीं देखे तो उनको देख लीजिए, जिससे आपको आगे की अच्छे से समझ में आ सके। तो आ जाइए, बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर। अब देखिए यहाँ पर परीक्षा की योजना एंड पाठ्यक्रम क्या रहेगा आपका। देखो उसमें सामान्य ज्ञान, भारतीय संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, शासन प्रणाली, राजस्थान का इतिहास, कला एवं संस्कृति, परंपराएं, विरासत, राजस्थान का भूगोल एंड समसामयिकी। तो ये आपके भाग अ में पूछे जाएंगे, जो 80 नंबर का होगा। और भाग ब में आपसे पूछा जाएगा राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 एवं नगरीय निकायों से संबंधित विविध नियम एवं योजनाएं, जो 40 नंबर की आपसे एग्जाम में पूछी जाएंगी। ये अधिकतम कितने मार्क्स होंगे? 120 मार्क्स का पेपर होगा, 120 ही क्वेश्चन होंगे ये आपके यहाँ पर। और यहाँ पर अच्छे से ध्यान रखना है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। -1/3 हो जाएगा अगर आप कोई गलत करके आते हैं उस हिसाब से। और टोटल आपका पेपर 2 घंटे का रहेगा। आ जाइए, बिना देरी कर स्टार्ट करें आप। तो ये अपन ने देखो ये सिलेबस पढ़ा था पिछली बार, तो जिसने भी इस सिलेबस को नहीं देखा वो देख लीजिए। भाग ब में आपसे पूछा जाएगा राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009, ये वाले सारे टॉपिक रहेंगे, जिसके अंदर से चैप्टर 2 जो है हमारा, वो उसमें नगर पालिका का गठन और शासन, ये हम देख रहे हैं। और उसके बाद में हम ये सारे लेक्चर्स कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो आ जाइए, बिना देरी कर स्टार्ट करते हैं। ये हमने ये देखा था, मैं थोड़ा सा छोटा करके वहाँ तक लिख के चलता हूँ पहले सीधे आपको। ये तो यहाँ तक हमने ये कर लिया था अध्याय 2 में, ये हो गए थे कंप्लीट ये सारे, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। आ जाइए यहाँ तक। अब देखिए स्टूडेंट्स, धारा 4 क्या कह रही है? धारा 4 कह रही है नगर पालिका बोर्ड को अधिनियम कौन सा? राजस्थान नगर पालिका एक्ट 2009, ठीक है, यही तो हम पढ़ रहे हैं। राजस्थान नगर पालिका एक्ट 2009 के ऐसे उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देने की शक्ति है जो उसके लिए क्या है, वो अनुपयुक्त हैं। जो नगर पालिका बोर्ड के लिए, मान लीजिए राजस्थान नगर पालिका के एक्ट, कुछ इस तरीके एक्ट हैं जो नगर पालिका बोर्ड के लिए ज़रूरी नहीं है, तो उनसे क्या होगा, नगर पालिका बोर्ड को छूट दे दी जाएगी। अगर ऐसा लगता है बाद में कि यार नहीं, ये नगर पालिका बोर्ड के लिए ये वाले एक्ट्स इंपॉर्टेंट है, तो क्या होगा, एक नोटिफिकेशन इशू करके वापस से इनको लागू किया जा सकता है, ठीक है। आ जाइए इसके बारे में यहाँ देखते हैं। देखिए, राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, एक नोटिफिकेशन द्वारा लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से किसी नगर पालिका बोर्ड को इन अधिनियमों के ऐसे उपबंधों के प्रवर्तन से क्या दे सकेगी, छूट दे सकेगी, ठीक है। जो उसके लिए क्या समझे जाए, अनुपयुक्त तो समझे जाए, उसके लिए जरूरी गैर जरूरी समझे जाए, ठीक है, जरूरी नहीं समझे जाए, गैर जरूरी समझे जाए। और तदुपरांत ऐसे उपबंध तब तक ऐसे नगर पालिका बोर्ड में लागू नहीं होंगे जब तक कि ऐसे उपबंधों को अधिसूचना द्वारा लागू नहीं किया जाए, ठीक है। वापस से नोटिफिकेशन द्वारा उसको लागू किया जा सकता है जिन प्रोविजन से पहले नगर पालिका बोर्ड को छूट दी गई है, ठीक है, ये कह रहा है। अब उपधारा 1 के अधीन अधिसूचना के प्रवर्तन रहने तक राज्य सरकार ऐसे उपबंधों जिससे नगर पालिका बोर्ड को छूट है कि क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले किसी भी मामले के बारे में इस अधिनियम के उपबंधों से सुसंगत नियम बना सकेगी। आ जाइए यहाँ पर देखिए, अब धारा 5 पढ़ते हैं। धारा 5 में क्या है, नगर पालिका की स्थापना और निगमन। अब जो नगर पालिका है उसकी किस तरीके से स्थापना की जाएगी, किस तरीके से उसमें निगमन किया जाएगा, आ जाइए इसको समझते हैं। पहला पॉइंट है, प्रत्येक संक्रमणशील क्षेत्र में एक नगर पालिका बोर्ड की स्थापना की जाएगी। अब ये संक्रमणशील क्षेत्र क्या होता है? जैसे मान लीजिए ये हो गया एक नगर, ठीक है, और ये इसके पास वाला एरिया हो गया ये विलेज, गाँव हो गया, ठीक है। अब इन दोनों के जो बीच का एरिया होता है, जिसको मैंने इस तरीके से मार्क किया है ना, डार्क वाला, तो इसमें क्या इस्टेब्लिश कर देंगे, इस वाले क्षेत्र को नगर पालिका बोर्ड। मैं लिख भी देता हूँ, नगर पालिका बोर्ड, ठीक है। तो इस जो ट्रांजिशनल एरिया है, संक्रमणशील क्षेत्र है, इसमें आपने क्या करा, एक नगर पालिका बोर्ड की एस्टेब्लिशमेंट कर दी है, ठीक है। अब जो ये नगर पालिका बोर्ड होगी, इसकी खुद की अपनी क्या होगी, सील होगी, ठीक है। ये खुद के नाम से कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट मतलब यानी जो भी कॉन्ट्रैक्ट किए जाते हैं ना, हिंदी में क्या बोलेंगे इनको, ठीक है,
बताइए। कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं अपने नाम से, इनकी खुद की असेट्स होंगी, इनके खुद के नाम से लाइबिलिटीज़ होंगी, और ये इनके खुद के नाम से क्या होता है, केस चलाए जा सकते हैं। ठीक है, ये दूसरे पे भी केस कर सकते हैं और इन पे भी इनके खुद के नाम से केस चलाए जा सकते हैं। तो ये सारी बातें कह रहा है। अजय इसके बारे में आप पढ़ भी लेते हैं। देखिए, नगर पालिका बोर्ड की स्थापना की जाएगी और प्रत्येक ऐसे नगर पालिका बोर्ड उस स्थान के जिसके प्रति निर्देश से नगर पालिका जानी जाती है, नगर पालिका बोर्ड के नाम से एक निगमित निकाय होगा तथा उसे शाश्वत उत्तराधिकार होगा, है ना, वो खुद के क्या होंगे, उत्तराधिकार होगा, और उसकी एक सामान्य क्या होगी, मोहर होगी, तथा उसके निगमित निगम से वाद चला सकेंगे और उस पर वाद चलाया जा सकेगा। ये सारी बातें बता रहा है। ठीक है, आज ये प्रश्न वो पॉइंट नंबर 2 देखते हैं। अब देखिए, ये तो अपन ने क्या एस्टेब्लिश कर दिया, नगर पालिका बोर्ड। अब दूसरे नंबर पर क्या कर रहे हैं, प्रत्येक लघुत्तर नगरीय क्षेत्र में एक नगर परिषद की स्थापना की जाएगी। मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ ये वाला, पहला वाला। अब यहाँ पे देखिए, प्रत्येक लघुत्तर नगरीय क्षेत्र, स्मॉल एरिया, स्मॉल नगर में, ठीक है, कोई छोटा मोटा नगर है तो वहाँ पे क्या एस्टेब्लिश किया जा रहा है, नगर परिषद की स्थापना की जा रही है। ठीक है, अगर लार्ज एरिया है तो वहाँ पे क्या एस्टेब्लिश किया जा रहा है, नगर निगम एस्टेब्लिश की जाएगी। अब देखिए, ये दोनों के कॉमन सारे पॉइंट वही हैं कि उनके खुद के नाम से क्या होगी, मोहर होगी, निगमित निकाय होगा, शाश्वत उत्तराधिकार होगा, सामान्य मोहर होगी, उसके निगमित नाम से क्या है, वाद चलाया जा सकता है, केस चलाया जा सकता है और उस पर केस चलाया जा सकता है। सेम यहाँ पर नगर निगम के केस में भी यही है कि नगर निगम के नाम से एक निगमित निकाय होगा तथा उसका शाश्वत उत्तराधिकार होगा, उसकी सामान्य मोहर होगी तथा उसके निगमित नाम से वाद चला सकेंगे और उस पर वाद चलाया जा सकेगा। तो ये तीनों पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं, 1 2 3। ठीक है, परंतु इस धारा के अधीन, धारा कौन सी है, धारा 5 के अधीन कोई नगर पालिका ऐसे नगरीय क्षेत्र या उसके किसी भाग में गठित नहीं की जा सकेगी। किस भाग में, जैसे मान लीजिए कोई क्षेत्र है, अब इस क्षेत्र का ये वाला भाग हो गया या पूरा पूरा ये क्षेत्र हो गया, इसको क्या करा, गवर्नर ने, किसने, गवर्नर। ठीक है, गवर्नर ने इस क्षेत्र को किसी इंडस्ट्रियल एरिया के रूप में विकसित करने के लिए दे दिया हो या इस एरिया के किसी भाग को, है ना, इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप कर रहा हो, तो ऐसे जो क्षेत्र हैं इसमें क्या होगा, आप नगर पालिका एस्टेब्लिश नहीं करेंगे। ठीक है, ये चीज़ कह रहा है। आज ये पढ़ लीजिए, जैसे राज्यपाल क्षेत्र के आकार को और उस क्षेत्र की किसी औद्योगिक स्थापना द्वारा दी जा रही या दिए जाने के लिए प्रस्तावित नगर पालिका सेवाओं को और ऐसी अन्य बातों को जो वह ठीक समझे ध्यान में रखते हुए अधिसूचना द्वारा औद्योगिक नगरी के रूप में विनिर्दिष्ट करे। ठीक है, तो गवर्नर के पास ये शक्ति है, वो किसी एरिया को नगर पालिका घोषित कर सकता है और नहीं भी कर सकता है। ठीक है, किसी क्षेत्र को इंडस्ट्रियल एरिया घोषित कर दिया तो वो क्षेत्र, वो नगर पालिका के एक्ट से वैसे भी बाहर हो जाएगी, है ना। आ जाइए यहाँ पर। अब देखिए, परंतु यह है और कि राज्य सरकार किसी नगरीय क्षेत्र के, मान लीजिए कोई नगरीय क्षेत्र है, ये आपके सामने नगरीय क्षेत्र हो गया। अब इस नगरीय क्षेत्र में कोई कल्चरल है, कोई हिस्टोरिकल प्लेस है या फिर कोई टूरिस्ट प्लेस है या फिर इनके समान ही कोई अन्य महत्व को ध्यान में रखते हुए राजपत्र में, है ना, जो ऑफिशियल गजट होता है उसमें प्रकाशित अधिसूचना नोटिफिकेशन द्वारा ऐसे क्षेत्र को नगर पालिका से अवर्जित किया जा सकता है। अब जैसे मान लीजिए ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र को अपन ने देखा ये कल्चरल, हिस्टोरिकल और टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्षेत्र है, तो अपन क्या करते हैं, इसमें नगर पालिका घोषित नहीं करते हैं। तो नगर पालिका घोषित ही करेंगे तो कुछ ना कुछ तो एस्टेब्लिश करना ही पड़ेगा। तो इसमें क्या एस्टेब्लिश कर रहे हैं, विकास प्राधिकरण बोर्ड की स्थापना की जाती है। यहाँ पर क्या स्थापित करेंगे, विकास प्राधिकरण, ये अच्छे से याद रखना है। ठीक है, गठित कर सकेगी या ऐसे क्षेत्र को नगर पालिका से अवर्जित किए बिना। अब मान लीजिए ये वाला क्षेत्र है, ये वाले एरिया जहाँ पे कल्चरल, हिस्टोरिकल और टूरिस्ट प्लेस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एरियाज है, तो आप क्या करेंगे, इसको नगर पालिका, जो आपकी नगर पालिका है उससे अवर्जित किए बिना, इसको हटाए बिना भी क्या करेंगे, इसमें जैसे मान लीजिए ये वाला जो क्षेत्र है, मैं क्लियर करके दोबारा बनाता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये आपका क्षेत्र हो गया कल्चरल, हिस्टोरिकल और टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, ये वाला क्षेत्र इंपॉर्टेंट है, नीचे वाला। तो क्या करेंगे, जो ये वाला नीचे वाला एरिया है इसमें तो क्या एस्टेब्लिश कर देंगे, विकास प्राधिकरण की एस्टेब्लिशमेंट की जाएगी और बाकी यहाँ पर क्या होगा, वही नगर पालिका बोर्ड, मतलब जो नगर पालिका के एक्ट है, नगर निगम वाले एक्ट, वो यहाँ पर लागू रहेंगे। ठीक है, ये वाली बात कह रहा है। और यहाँ पे देखिए,
ऐसे क्षेत्र को नगरपालिका से अवर्जित किए बिना उक्त क्षेत्र में ऐसी शक्तियों का प्रयोजन और ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए जो विहित किए जाएं, नगरपालिका के अतिरिक्त एक विकास प्राधिकरण गठित कर सकेगी। ठीक है, जो अतिरिक्त वाला एरिया था, जो एक्स्ट्रा वाला एरिया था, इसमें तो क्या कर दिया, विकास प्राधिकरण गठित कर दिया, और बाकी क्षेत्र के लिए नगरपालिका रहेगी, वो जो रहना है, ठीक है, कर सकेगी। इस अधिनियम में अन्यत्र कहीं भी किसी बात के होने पर भी राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा उक्त प्राधिकरण को ऐसे क्षेत्र के संबंध में ऐसे नगरपालिका शक्तियाँ, कृत्य और कर्तव्य प्रत्यायोजित कर सकेगी जो वह ऐसे क्षेत्र के उचित, त्वरित और योजनाबद्ध विकास के लिए उचित समझे। अब ये नेक्स्ट चलते हैं, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए स्टूडेंट, धारा 6 में क्या पढ़ रहे हैं, नगरपालिका की संरचना, स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं। इसके अंदर हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था, नगर, मैं लिख देता हूँ, नगरपालिका बोर्ड। ठीक है, दूसरे नंबर पे क्या हो जाएगा, नगर परिषद। बताइए कितने लोगों को याद है कि जो इसके नगर पालिका के बोर्ड, इनके हेड को क्या कहा जाता है, नगर परिषद के हेड को क्या कहा जाता है। यहीं से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिए, है ना। नगर निगम, नगर निगम के हेड को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो ये तीन हो गए अपन, नगर पालिका बोर्ड, नगर परिषद और नगर निगम। अब नगर पालिका कहाँ बनाई जा रही है, ये अपन ने थोड़ी देर पहले देखा था कि जो भी ट्रांजिशनल एरिया होता है उनके बीच में नगर पालिका बोर्ड गठित की जाएगी। ठीक है, और जो छोटे एरियाज होंगे तो वहाँ पर नगर परिषद बनाई जाएगी, और जो लार्ज एरियाज होते हैं वहाँ पर नगर निगम का एस्टेब्लिशमेंट किया जाएगा। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर किस प्रकार का, इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार का, जैसे किसी भी नगर पालिका के सभी स्थान किस नाम से जाने जाएंगे, वार्डों के नाम से जाने जाएंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। ठीक है, ये अच्छे से याद कर लीजिए, किसी नगर पालिका के सभी स्थान किस नाम से जाने जा रहे हैं, वार्ड के नाम से जाने जाने वाले। और इनमें जो इलेक्शन होगा, जो रिप्रेजेंटेटिव चुनकर आएंगे, वो कैसे चुन के आते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट इलेक्शन, प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा ये सीटें भरी जाती हैं। तो वार्डों की जो सीटें हैं वो कैसे इलेक्शन द्वारा भरी जाती हैं, वो डायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा यहाँ के व्यक्ति चुने जाते हैं। ठीक है, इतना याद हो जाएगा, यहीं से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, ऐसे स्थानों की संख्या जो 13 से कम नहीं होगी। कैसे स्थान, ये वाले स्थान, सभी स्थानों की बात कर रहा है, जो वार्डों की बात कर रहा है नगर पालिका में, तो ऐसे कम से कम कितने होंगे, किसी भी क्षेत्र में एक 13 होंगे, है ना, 13 से कम नहीं होगी, और समय समय पर राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत की जाएगी। ठीक है, ये अच्छे से याद कर लीजिए, ये तीनों ऐसे। अब देखिए जो नगर पालिका बोर्ड है, ये 1 नंबर का जो अपन ने यहाँ लिखा हुआ है, और नगर परिषद और नगर निगम में निम्नलिखित प्रतिनिधित्व होगा। अब इसमें जो रिप्रेजेंटेशन होगा, जिसको नॉमिनेटेड बोलते हैं, यहाँ पे नॉमिनेटेड मेंबर्स भी होंगे, तो वो कहाँ से आएंगे, वो आएंगे जैसे मान लीजिए इनमें से कोई सा भी क्षेत्र है। ठीक है, कोई सा भी एक क्षेत्र उठा लीजिए, या फिर सभी क्षेत्रों को ले लीजिए। अब यहाँ पर विधानसभा, यहाँ पे देखो लाइन भी पढ़ेंगे, किसी ऐसे निर्वाचन क्षेत्र का जिसमें किसी नगर पालिका का क्षेत्र पूर्णतः कंप्लीटली हो, या फिर भगतः है, मतलब पार्शली, पूरी तरीके से, या फिर इसका कुछ भाग। अब यहाँ से क्या है, रिप्रेजेंटेटिव जो है वो विधानसभा का सदस्य है ना, प्रतिनिधित्व करने वाला राजस्थान विधानसभा का क्या है, सदस्य है, तो वो यहाँ का क्या हो जाएगा, नॉमिनेटेड मेंबर हो जाएगा। ठीक है, नॉमिनेटेड मेंबर। ठीक है, तो कौन हो जाएगा, विधानसभा का कोई इलेक्टेड मेंबर है, तो वो यहाँ का नॉमिनेटेड मेंबर हो जाएगा, इनमें से किसी भी एक का, जो भी जिस क्षेत्र का होगा। एक तो ये हो जाता है नॉमिनेटेड मेंबर, ये एक इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई होगी, नहीं आई है तो दोबारा बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई नगर पालिका बोर्ड है, ठीक है, मैं थोड़ा क्लियर करके बताता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए ये है नगर पालिका बोर्ड। ठीक है, अब इसके इस क्षेत्र में या फिर इस पूरे क्षेत्र में कोई एक ऐसा मेंबर है जो विधानसभा, ठीक है, विधानसभा का मेंबर है। ठीक है, तो ये विधानसभा का मेंबर होने के नाते इस क्षेत्र का अपने आप क्या बन जाएगा, नॉमिनेटेड मेंबर बन जाएगा। ठीक है, ये मेंबर है कहाँ का, ये मेंबर तो है विधानसभा का, जो लेजिस्लेटिव असेंबली जिसे बोला जाता है इंग्लिश में, तो उसका ये मेंबर है। अब यहाँ पर ये मेंबर तो है विधानसभा का, परंतु जब यहाँ पर किसी क्षेत्र में अपन ने कोई नगर पालिका बोर्ड गठित कर दी गई है, या फिर नगर परिषद बना दिया है, या फिर नगर निगम के क्षेत्र है, और उस क्षेत्र में कोई एक विधानसभा का मेंबर है, तो वो मेंबर अपने आप क्या हो जाएगा, इस क्षेत्र का नॉमिनेटेड मेंबर हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई होगी। आ जाइए अब आगे चले। दूसरा पॉइंट कह रहा है, इसके अलावा और नगर पालिका प्रशासन का विशेष ज्ञान और अनुभव रखने वाले व्यक्ति, है ना, उनमें से कौन कौन से, नगर पालिका बोर्ड के मामले में तो 6 व्यक्ति होंगे। ठीक है, नगर परिषद का मामला है तो कितने, 8 व्यक्ति, इसमें कितने, 6 व्यक्ति। ठीक है, नगर पालिका बोर्ड में कितने, 6 व्यक्ति, नगर परिषद के मामले में 8 व्यक्ति, और नगर निगम के मामले में कितने, 12 व्यक्ति।
जिन्हें क्या करेंगे, राज्य सरकार द्वारा राज्य पत्र में अधिसूचना द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा? राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा, मतलब स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नर नहीं, स्टेट गवर्नमेंट। अब जैसे मान लीजिए ये जो नॉमिनेटेड मेंबर है इनको हटाएगा कौन? इनको हटाएगी भी स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। नाम निर्दिष्ट कौन कर रहा है? स्टेट गवर्नमेंट कर रहा है। अगर इन नॉमिनेटेड मेंबर को हटाना हो, मैं अभी लिख भी देता हूँ, नॉमिनेटेड मेंबर, ठीक है। ये तो हो गए प्रत्यक्ष निर्वाचन। प्रत्यक्ष निर्वाचन के अलावा जो नॉमिनेटेड मेंबर होंगे उनकी बात कर रहा है। नगर पालिका बोर्ड में 6, नगर परिषद में 8 और नगर निगम में 12 मेंबर होंगे जिन्हें नॉमिनेट किया जाएगा। अब जो ये नॉमिनेटेड मेंबर हैं इनका क्या होगा? इनका क्या है, अगर इनको हटाना है तो इनको कौन हटाएगा? स्टेट गवर्नमेंट ही हटाएगी। और इनको अगर ऐड करना है, लाना है, तो इनकी अधिसूचना द्वारा नाम निर्देश भी कौन करेगा? राज्य सरकार ही करेगी। इतना पॉइंट अच्छे से याद कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये वाले पॉइंट, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनको मार्क कर लीजिए, बार बार पढ़िए, याद रखिए। और ये वाली लाइन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाली, ठीक है, इनको नोट्स बना लीजिए। अब देखिए, परंतु धारा 24 और 25 में अंतर्विष्टित उपबंध नाम निर्दिष्ट मतलब नॉमिनेटेड किए जाने वाले या नॉमिनेटेड सदस्यों पर लागू होंगे, है ना। ये कौन सी धारा 24-25 किस पे लागू हो रही है? धारा 24-25 लागू हो रही है सिर्फ नॉमिनेटेड सदस्यों पे या नॉमिनेटेड मेंबर पे, ठीक है। जो भी नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं तो उन पर, या नॉमिनेटेड किया गया कोई व्यक्ति है तो उस पर। राज्य सरकार को किसी नाम निर्देश मतलब नॉमिनेटेड सदस्य को किसी भी समय हटाने की शक्ति होगी, ठीक है। किसी भी समय हटाया जा सकता है। इनको कौन हटाएगा? राज्य सरकार के द्वारा हटाया जाएगा। नाम निर्देश सदस्य मतलब नॉमिनेटेड सदस्यों को नगर पालिका की बैठकों में वोट देने का, मत देने का अधिकार नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्या है? वोट भी नहीं दे सकते और इनको किसी भी समय हटाया जा सकता है नॉमिनेटेड मेंबर्स को। ये वाली बात कर रहा है। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट है, ये लास्ट वाला, तो इसको भी पढ़ लीजिए, मैं बता देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। खंड का के उपखंड सेकंड, अब खंड का हो गया और उसका उपखंड सेकंड ये वाला हो गया नीचे वाला, ठीक है। इसको क्लियर कर देता हूँ। खंड का ये हो गया और उसका उपखंड सेकंड ये वाला हो गया, ठीक है। तो इसकी बात कर रहा है। इसके अधीन नगर पालिका बोर्ड, नगर परिषद और नगर निगम प्रत्येक में नाम निर्देश नॉमिनेटेड किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या में एक दिव्यांग व्यक्ति सम्मिलित होगा। तो अब यहाँ पे देखिए, जो अपन ने ये मेंबर्स पढ़े थे कि नगर पालिका बोर्ड के मामले में 6 व्यक्ति, ठीक है। तो इनमें से क्या होगा? 5+1, ठीक है। तो एक कौन है? दिव्यांग व्यक्ति है, ठीक है। अब नगर परिषद के मामले में कितने हैं? 8 व्यक्ति हैं, ठीक है। या 8 है तो 8 में क्या 7+1 हो जाएगा ये भी, ठीक है। और यहाँ पर क्या है? नगर निगम के मामले में कितने? 12 व्यक्ति हैं, तो 12 में 11+1 हो जाएगा। अब एक कौन है? ये है दिव्यांग व्यक्ति। इतना अगर पॉइंट याद है तो यहाँ से आपकी ये चीज़ें अगर पूछी जाती है तो आप इसको कर जाएंगे। धारा 6 में ये दे रखा है। आ जाइए नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, पॉइंट नंबर खा क्या कह रहा है? देखिए, किसी ऐसे निर्वाचन क्षेत्र का जिसमें नगर परिषद हो, नगर निगम हो, या फिर जैसे मान लीजिए ये नगर निगम, ठीक है, या फिर नगर परिषद है, तो इसके किसी भाग से या फिर इस पूरे नगर निगम या नगर परिषद से कोई लोकसभा का सदस्य आता है इस क्षेत्र से, ठीक है। तो इस क्षेत्र में उसका क्या होगा? प्रतिनिधित्व होगा, यहाँ का वो रिप्रेजेंटेटिव होगा, ये बात कह रहा है। अब जो वो इस क्षेत्र का रिप्रेजेंटेटिव है तो वो क्या कर सकता है? यहाँ की जो बैठकें होंगी उसमें उसको मत देने का अधिकार भी होगा। तो जो लोकसभा का सदस्य है, ही हैज़ ए वोटिंग राइट, ठीक है, वोटिंग राइट, ये याद रखें, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अगर जैसे मान लीजिए ये जो बंदा है ये रिप्रेजेंटेटिव है, नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं ना, जो नॉमिनेटेड, ठीक है, जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं उनको क्या होता है? वोटिंग राइट्स नहीं होता, ठीक है, ये याद रखें। तो इस वाले पॉइंट में यही कहा गया है। जो ये जो ऊपर अपन ने पढ़ा है, जैसे खंड ख और खंड ख के 1 में या खंड ख के बारे में जो ऊपर ने पढ़ा है, उसमें जो प्रोविजंस दे रखे हैं लोकसभा के सदस्य के लिए, वो खंड ख में निर्दिष्ट सदस्य इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन किसी भी निहरता या किसी अन्य कार्रवाई के अधीन नहीं होंगे। कहने का मतलब है कि नॉमिनेटेड मेंबर्स को वो वाले पावर्स नहीं होगी, राइट नहीं होगा जो इस रिप्रेजेंटेटिव को है, ठीक है, जो लोकसभा के सदस्य को है। ये वाली बात कह रहा है ये चीज़ समझ में आ गई होगी आई थिंक। आगे चलते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, पॉइंट नंबर 2 क्या कह रहा है? पॉइंट नंबर 2 कह रहा है कि जो हमारी नगर पालिका की स्थापना के पश्चात, है ना, जैसे मान लीजिए आपने नगर पालिका इस्टेब्लिश कर दी आज कौन सी डेट है? जैसे 2023 कर दी, ठीक है, 2023 में करिए, और मान लीजिए जनगणना हो जाती है 2024 के अंदर, ठीक है।
वैसे तो हर 10 साल में होती है, पर ये वाली नहीं हुई थी क्योंकि कोरोना पीरियड आ गया था। तो अब नेक्स्ट है ना 2023-24 में जनगणना होनी है अपने यहाँ पर इंडिया के अंदर। तो अब जो हर 10 साल में जनगणना कराई जाएगी, तो ये प्रत्येक जनगणना के पूर्ण होने पर, अब प्रत्येक जनगणना पूर्ण होगी तो कुछ डाटा में चेंजेस आएंगे, स्थानों का अलग अलग तरीके से आवंटन होगा। तो इसके बारे में क्या होगा, अधिसूचना द्वारा स्थानों की संख्या नगर पालिका क्षेत्र में नवीनतम जनगणना के आधार पर क्या करेगी राज्य सरकार, जनसंख्या के आधार का पुनः अवधारित करेगी। ठीक है, अब जनसंख्या कितनी है उसके हिसाब से कैलकुलेशन करेगी। परंतु अभी जैसे मान लीजिए कोई एग्जिस्टिंग में नगर पालिका चल रही है ना, तो नगर पालिका के विधान संरचना है उस पर तब तक कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जब तक वो समाप्त नहीं हो जाती है, ये कह रहा है ये वाला पॉइंट। ठीक है, अब देखिए पॉइंट नंबर 3 क्या कह रहा है। पॉइंट नंबर 3 कह रहा है नगर पालिका के लिए इस प्रकार स्थानों के कुल संख्या नियत करते समय राज्य सरकार क्रमशः स्थानों की ओर महिलाओं के लिए तथा अनुसूचित जातियों के सदस्यों के लिए तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए सदस्यों के लिए या दोनों के लिए या पिछड़े वर्गों व्यक्तियों के लिए आरक्षित स्थानों की इतनी ही संख्या विनिर्दिष्ट करेगी जो राज्य सरकार प्रत्येक मामले में अवधारित करती है। ठीक है, तो राज्य सरकार ने जो मेथड अपना रखा है, जो महिलाओं के लिए, SC ST के लिए या OBC के लिए जो सीटों का अलोकेशन किया जाता है, उसी बेसिस पे ही नगर पालिका में भी क्या करेंगे, सीटों का अलोकेशन किया जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए ये एक एरिया है, ठीक है, नगर पालिका, इसमें टोटल 100 लोग रहते हैं। 100 में से 30 तो हैं SC के और 20 हैं ST के। ठीक है, तो यहाँ पर क्या रेशियो बनेगा, जैसे बाकी अदर कैटेगरीज कितनी हो गई 50, बाकी SC कितनी हो गई, SC हो गई 30 और ST कितनी हो गई 20। ठीक है, तो इस प्रोपोर्शन में जो यहाँ की पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन है, उसी प्रोपोर्शन में आप नगर पालिका में भी सीटों का अलोकेशन जो कास्ट बेसिस पे है वो करेंगे। ठीक है, सबके लिए, जैसे वुमेन के लिए, SC ST के लिए, OBC के लिए जो करना है, जो वहाँ की पॉपुलेशन के हिसाब से वहाँ का जो रेशियो होगा, उसी रेशियो में आप नगर पालिका में भी सीटों का अलोकेशन करेंगे। ये वाला पॉइंट कह रहा है, इसको यहाँ पढ़ लीजिए। नगर पालिका के लिए नियत स्थानों की कुल संख्या के संबंध में अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या के अनुपात यथाशाक्य निकटतम वही होगा जो अनुपात उस नगर पालिका क्षेत्र में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों की संख्या के या उसकी कुल जनसंख्या के साथ है। ठीक है, बिल्कुल वही सेम का सेम रखना है। आ जाइए नेक्स्ट। अब देखिए स्टूडेंट्स पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 क्या कह रहा है, पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित स्थानों का प्रतिशत इतना होगा जितना अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों। अनुसूचित जाति कौन सी होती है, SC को अनुसूचित जाति बोला जाता है, और जनजाति किसे बोला जाता है, ST को जनजाति बोला जाता है। ठीक है, तो SC ST की सीटों का सम्मिलित जनसंख्या का प्रतिशत उस नगर पालिका क्षेत्र की कुल जनसंख्या के 50% से कम पड़ता है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए इस पॉइंट को ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए एक नगर पालिका में 100 सीटें हैं। ठीक है, 100 में से 20 सीटें SC के लिए रिजर्व हैं और 20 ही सीटें मान लीजिए ST के लिए रिजर्व हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 50% से कितनी कम सीटें पड़ रही हैं, 10। तो ये 10% सीट किसके लिए, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, OBC के लिए रिजर्व कर दी जाएंगी। ठीक है, परंतु यहाँ पे एक पॉइंट है क्या, कि जैसे मान लीजिए अगर ये SC की पॉपुलेशन 20 की जगह पर 10% होता सीट का रिजर्वेशन, और ST के लिए भी 10% ही सीट का रिजर्वेशन होता, तो यहाँ पे कितना है, टोटल 20% सीट्स का रिजर्वेशन है SC ST के लिए। ठीक है, SC के लिए 10, ST के लिए 10 हो गया, तो टोटल 20% रिजर्वेशन हो गया। अब यहाँ पर क्या है, जो OBC का रिजर्वेशन होगा वो 21% सीट से ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, 21% से ज़्यादा नहीं हो सकता, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, टोटल मिला के 41% ही रिजर्वेशन रहेगा, जबकि ये 50% से काफ़ी कम है। ठीक है, पर 21 से ज़्यादा नहीं बढ़ाया जाएगा, तो ये टोटल कितना हो गया 41, और बाकी जो बचा हुआ वो किसके लिए हो गया, जनरल की सीट्स के लिए रिजर्वेशन हो गया है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक पॉइंट और बनता है कि जैसे मान लीजिए किसी नगर पालिका क्षेत्र में SC एंड ST की पॉपुलेशन जो है 70% से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो अगर मान लीजिए 70% अधिक नहीं है, तो वहाँ एक सीट किसके लिए रिजर्व कर दी जाएगी, OBC के लिए रिजर्व कर दी जाएगी। जैसे ये 100 सीटें हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हैं। यहाँ पे इनको पढ़ भी लेते हैं, आ जाइए। परंतु पिछड़े वर्गों के लिए इस प्रकार आरक्षित स्थानों का प्रतिशत 21 से अधिक नहीं होगा। ठीक है, 21 से ज़्यादा नहीं होगा, तो ये पॉइंट हमने देख लिया। परंतु यह और कि जहां अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सम्मिलित जनसंख्या SC एंड ST की कंबाइंड जनसंख्या का प्रतिशत उस नगरपालिका क्षेत्र की कुल जनसंख्या के 70% से 70% से अधिक नहीं है, वहाँ क्या होगा, प्रत्येक नगरपालिका में कम से कम एक पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित किया जाएगा। ठीक है, एक स्थान किसके लिए आरक्षित किया जाएगा, OBC के लिए आरक्षित किया जाएगा एक स्थान, ये रखना है। ठीक है, अब यही पॉइंट नंबर 6 देखते हैं। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या पिछड़े वर्गों, तो SC
ST एंड OBC, ठीक है, इनकी बात कर रहा है कि इनके लिए आरक्षित स्थानों में से आधे स्थान, कितने, 50% जो सीट्स होंगी वो किसके लिए, वुमेन्स के लिए, ठीक है, वुमेन्स के लिए क्या करेंगे, रिजर्व कर दी जाएंगी। तो देखिए ऐसे स्थान ऐसी जातियों, जनजातियों या यथास्थित वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगा। SC ST OBC के जो वुमेन्स होंगे उनके लिए 50% सीट रिजर्व कर दी जाएंगी। पॉइंट नंबर 7 क्या कह रहा है, पॉइंट नंबर 7 कह रहा है कि स्थानों की कुल संख्या से आधे स्थान, जितनी भी, जैसे मान लीजिए एक नगर पालिका है, नगर पालिका में 500 सीटें हैं, ठीक है, तो 500 में से आधे मतलब 250, 250 सीटें वुमेन्स के लिए रिजर्व रहेंगी। और ये जो 50% सीट ऊपर हमने SC ST OBC के लिए रिजर्व करी है वो इसमें इंक्लूडेड रहेंगी, ठीक है, 50% में। तो इस तरीके से ये वाला पॉइंट है के अधीन आरक्षित स्थानों की संख्या सम्मिलित है और महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे, ठीक है, कितने, आधे स्थान। यहाँ पर देखो, ये यहाँ पढ़िए, स्थानों की कुल संख्या, शायद मैंने ये लाइन नहीं पढ़ी थी, दोबारा पढ़ देता हूँ यहाँ से, स्थानों की कुल संख्या में से आधे स्थान, ठीक है, जिसमें उपधारा 6 के अधीन आरक्षित स्थानों की संख्या सम्मिलित महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगी। तो ये वाला पॉइंट हो गया, ठीक है। अब पॉइंट नंबर 8 देखिए, उपधारा 3, 4, 3, 5 और 6, 3, 5, 3 पीछे थी, ये वाली 3 और 5 ये वाला और छठा ये वाला, ठीक है। तो इसकी बात कर रहा है के अधीन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के लिए स्थानों का आरक्षण भारत के संविधान के आर्टिकल कौन से 334 में विनिर्दिष्ट कालावधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेंगे। अगर जैसे मान लीजिए भारत के संविधान में जो आर्टिकल 334 दे रखा है, अगर ये समाप्त कर दिया जाता है तो जो आपने ये जो रिजर्वेशन दे रखे हैं SC ST OBC को, तो ये अब प्रभावी नहीं रहेंगे, ठीक है। ये वाली बात कर रहा है। आज ये पॉइंट नंबर 9 देखिए, नगर पालिका के लिए नियत किए गए सामान्य, ठीक है, जनरल आरक्षित जो रिजर्व सीटें रखी, जनरल सीटें हैं या रिजर्व सीटें रखी गई हैं, वो कैसे फिल की जाएंगी, वो डायरेक्ट इलेक्शन से ही फुलफिल की जाएंगी, है ना। प्रत्येक नगर पालिका क्षेत्र के वार्डों में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाएंगे और ऐसे निर्वाचन विहित रीति से ही कराए जाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक स्पष्टीकरण दे रखा है। स्पष्टीकरण में क्या कर रखा है, यदि इस धारा, जो ये धारा पढ़ के आए, इसके अधीन संगणित स्थानों की संख्या का भाग रूप कोई भिन्न हो, जैसे मान लीजिए अब ये सीटें हैं 500 आ रही हैं, अब जैसे भाग दे रहे हैं, आप इनको डिवाइड कर रहे हैं 17 जोन में, मान लीजिए आपने इसको जो डिवाइड किया, तो ये मान लीजिए फ्रैक्शन में निकल कर आ रहा है पीछे, जैसे आपकी 8.6 सीटें निकल कर आ रही है, तो इसको 9 सीटें कर दिया जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए आपकी सीटें निकल कर आ रही हैं 5.4, तो इसको क्या है, 4 मतलब आधे से कम है, तो इसको 5 ही सीट पर कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो बात ये कह रहा है, भिन्न हो तो स्थिति में जब वे भिन्न स्थान के आधे या आधे से अधिक बनी हो, स्थानों की संख्या को ठीक उच्चतर संख्या तक बढ़ा दिया जाएगा, या फिर उसी स्थिति में जब वह स्थान आधे से कम हो तो भिन्न को छोड़ दिया जाएगा। तो ये भिन्न है, या तो इसको छोड़ दिया जाएगा तो ये 5 रह गया, और या फिर इसमें बढ़ा दिया जाएगा, जैसे इसमें अपन ने 8 से 9 कर दिया बढ़ाकर, ठीक है। ये वाली चीज़ बता रहा है। आज ये आगे चलते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, धारा 7, धारा 7 क्या करिए, पदावधि, कितनी से कितनी पदावधि बनेगी। प्रत्येक नगर पालिका यदि वह इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन पहले ही विघटित या फिर डिसॉल्व नहीं कर दी गई है, तो वो अपनी प्रथम बैठक से लेकर 5 वर्ष तक बनी रहेगी। कब से, प्रथम बैठक से लेकर 5 वर्ष तक बनी रहेगी। अब इसमें दूसरा पॉइंट क्या दे रखा है, दूसरा पॉइंट ये बता रखा है, जैसे एक नगर पालिका है ए, ठीक है, अब इसका टेन्योर है दिसंबर तक। अपन ने क्या करा, अक्टूबर में ही एक नई नगर पालिका का इलेक्शन करा लिया और वो जीत गई है। तो अभी क्या है, एग्जिस्टिंग नगर पालिका तो ए है और जीत के आ गई है बी। तो अब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए ये अक्टूबर में जीत गई, तो क्या ये दिसंबर तक बनी रहेगी? हाँ बिल्कुल, ये जब तक इसका टेन्योर कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक तो ए बनी रहेगी, और जैसे ही इसका टेन्योर खत्म हो जाएगा तो नई वाली नगर पालिका आ जाएगी। ये वाली बात कर रहा है। किसी नगर पालिका की अवधि की समाप्ति के पूर्व उस नगर पालिका के विघटन पर गठित की गई कोई नगर पालिका उस अवधि के केवल शेष भाग के लिए बनी रहेगी जिसके लिए विघटित नगर पालिका उपधारा 1 के अधीन बनी रहती है, ठीक है। स्पष्टीकरण, इस धारा के प्रयोजन के लिए अभिव्यक्ति प्रथम बैठक का मतलब है सामान्य निर्वाचन। जिस दिन इलेक्शन होकर नगर पालिका आई है और उसके बाद वो पहली बैठक करता है तो वही प्रथम बैठक हो जाती है, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, धारा 8, धारा 8 क्या कह रही है? धारा 8 सिंपल सी बात कह रही है नगर पालिका शासन का नगर पालिका में निहित होना। तो नगर पालिका शासन का नगर पालिका में किस तरीके से निहित होना है? जैसे मान लीजिए किसी नगर पालिका का नगर पालिका शासन
उसके अध्यक्षों के माध्यम से निहित होगा। ठीक है, तो किसी नगर पालिका, कौन कौन सी नगर पालिका, जैसे नगर पालिका बोर्ड हो गया, नगर परिषद हो गया, नगर निगम हो गया, तो इनमें जो एडमिनिस्ट्रेशन चलाया जाएगा वो कैसे चलाया जाएगा, उनके अध्यक्षों के माध्यम से चलाया जाएगा, ये बात कह रहा है। धारा 9 देखिए, वार्डों में विभाजन। अब वार्ड्स में किस तरीके से विभाजन किया जाएगा, निर्वाचन के लिए, इलेक्शन के लिए नगर पालिका की को धारा 6 की उपधारा 1 के अधीन नगर पालिका के लिए नियत कुल स्थानों की संख्या के बराबर वार्डों में विभाजित किया जाएगा। अब नगर पालिका के लिए कुल नियत स्थानों की संख्या कम से कम कितनी रखी गई है, 13 रखी गई थी। कहाँ रखी गई थी, आ जाइए यहाँ देखिए, अगर आपको याद आए। देखो ये हो गई धारा 6 की नगर पालिका की संरचना, और ये उसकी उपधारा 1 हो गई। इसमें यहाँ से पढ़िए, ऐसे स्थानों की संख्या जो 13 से कम नहीं होगी। ठीक है, तो कम से कम कितनी होनी चाहिए, 13 स्थान होने चाहिए। तो 13 स्थानों के हिसाब से अब यहाँ पर भी जो नगर पालिका, ये जो वार्ड है, वार्ड में भी इसी प्रोपोर्शन में कम से कम 13 यहाँ भी रखी जाएगी, है ना, इसी प्रोपोर्शन में यहाँ भी सीटों का आलोकन किया जाएगा। अब ये पॉइंट नंबर 2 देखिए, प्रत्येक वार्ड, ठीक है, प्रत्येक वार्ड का प्रतिनिधित्व उस वार्ड की जनसंख्या के आधार पर होगा। सबको ही पता है किसी कहीं भी प्रतिनिधित्व होता है तो वो उसकी जनसंख्या के आधार पर होता है, परंतु यहाँ पर जनसंख्या का आधार कैसे लिया जाएगा, ये लिया जाएगा नगर पालिका के स्थानों की कुल संख्या की का उसकी जनसंख्या के साथ जो अनुपात है, वही अनुपात अपन प्रत्येक वार्ड में इस्टेब्लिश करेंगे। ठीक है, जब अपन सीटों का एलोकेशन करेंगे यहाँ पर, तो अपन ये देखेंगे जो अनुपात यथासंभव वही होगा जो नगर पालिका के स्थानों की कुल संख्या का उसकी जनसंख्या के साथ है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक सीट है और जैसे जनसंख्या है जैसे 10,000, तो हर 10,000 पॉपुलेशन पे एक सीट रखी गई है। तो अपन जब वार्डों में सीटों का एलोकेशन करेंगे तो हम पर यही रेशियो का इस्तेमाल करेंगे ऊपर। कहने का मतलब यह है। अब देखिए स्टूडेंट, धारा 10 क्या करी है, वार्डों की अवधारणा, है ना। वार्ड की अवधारणा में जैसे सबसे पहले वार्ड का निर्माण किया जाएगा निर्वाचन करने के लिए। दूसरा, प्रत्येक वार्ड की सीमा का निर्धारण किया जाएगा। तीसरा, SC ST OBC जो वर्ग हैं उनके लिए और या उनके सदस्यों के लिए जो सीटों का मतलब जो रिजर्वेशन करना है, आरक्षण, उसका निर्धारण करना। महिला उम्मीदवारों के लिए वार्डों की संख्या का क्या करना है, निर्धारण करना है। ठीक है, महिला उम्मीदवारों के लिए रिजर्वेशन लाना है और यहाँ पर SC ST OBC प्लस वुमेन्स जो उनकी हैं उनके लिए रिजर्वेशन लेकर आना है। दूसरा पॉइंट हो जाएगा अनुसूचित जातियाँ SC ST, ठीक है, उनके और OBC की जो महिलाएं हैं उनके लिए आरक्षित स्थानों का आवंटन करना बार बार क्रम में। ठीक है। तीसरा, राज्य सरकार वार्डों की सीमाओं का अवधारणा कर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्ग, महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों को वार्ड में आवंटन कर जो छठे धारा 6 के उपबंधों के निम्नलिखित उपबंधों का ध्यान रखते हुए मतलब उनका प्रोविजन करेगी। अर्थात सभी वार्ड यथा समय भौगोलिक रूप से स्वतंत्र होंगे। ऐसे वार्डों को जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है उनमें नगर पालिका क्षेत्र के ऐसे विभिन्न भागों के लिए वितरित किया जाएगा जहाँ ऐसी जातियों या यथास्थिति जातियों की जनसंख्या का अनुपात तुलनात्मक रूप से अधिक है, तो वहाँ पर क्या है, इस तरीके से सीटों का आलोकन किया जाएगा। और वार्डों का संख्याङ्कन किसी नगर पालिका के स्थानीय क्षेत्र के उत्तर पश्चिम कोण से शुरू होगा। तो देखिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए वार्डों के संख्याङ्कन करना है नगर पालिका के स्थानीय क्षेत्र के लिए, तो कैसे करेंगे, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया वेस्ट, ठीक है, तो ये हो गया उत्तर और ये हो गया पश्चिम, क्योंकि ईस्ट और साउथ, तो इस वाले कोण से स्टार्ट होकर ऐसे जाएगा। ठीक है, नॉर्थ और वेस्ट, इन दोनों कोणों को याद रख सकते हैं। नॉर्थ पश्चिम मतलब उत्तर पश्चिम कोण से शुरू होगा। तो ये आपके हो गए पॉइंट नंबर धारा 10 तक। तो धारा 11 से क्या करते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। तब तक जाते जाते कर लेते हैं एक क्वेश्चन। आ जाइए, अब देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। बताइए जो रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स होंगे, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव मेंबर कौन होता है, रिप्रेजेंटेटिव मेंबर होता है जैसे अपनी विधानसभा है, ठीक है, विधानसभा के जो मेंबर्स होते हैं वही रिप्रेजेंटेटिव मेंबर होते हैं नगर पालिका में। ठीक है, तो अब इनको क्या राइट होता है, वोटिंग राइट होता है क्या इसको, ठीक है, वोटिंग राइट होता है या नहीं, यस या नो। ठीक है, ये आपको आंसर क्वेश्चन में लिख के बताना है। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स को वोटिंग राइट होता है नहीं। दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा आपके लिए नॉमिनेटेड मेंबर, ठीक है। अब जो ये नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, तो जैसे नगर पालिका बोर्ड ए, नगर पालिका बोर्ड में कितने होंगे, बी, नगर परिषद में कितने होंगे, और तीसरी नगर निगम।
ठीक है। तो ये नॉमिनेटेड मेंबर्स की संख्या बतानी है, ये टोटल कितने होंगे। ठीक है, तो ये आपके लिए 2 क्वेश्चन हो गए और 2 में ये वाले क्वेश्चन हो गए। रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स को वोटिंग राइट होता है या नहीं, यस नो बताना है। और आपको नॉमिनेटेड मेंबर का बताना है, नगर पालिका बोर्ड में कितने होते हैं, नगर परिषद में कितने होंगे और नगर निगम में कितने होंगे। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। आप सब लोग खुश रहिए और अगर आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।